Okay, so good morning all. So today we will discuss the one type of functional testing that is boundary value analysis. Okay, और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के बारे में आज हम देखेंगे और उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस फंक्शनल वन टाइप ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग which allow to test the functionality of the program, and it only includes the observation of the output for certain input value. Okay, so boundary value analysis allow the फंक्शनल टेस्टिंग, जहाँ पे क्या होगा, फंक्शनल टेस्टिंग में क्या होता है कि कोई भी कोड एनालिसिस और इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है वो हम वहाँ पे एनालाइज नहीं कर सकते. ठीक है, तो उस प्रोसीड्यूर के ऊपर, उस मेथोडोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हुए हम फंक्शनल टेस्टिंग को करते हैं. तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज वन टाइप ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग. ठीक है, you can say that it is a black box testing, means the content of the box or the software are hidden from the user and tester. Okay, so that's why we called the procedure is black box testing. So अब फंक्शनैलिटी मतलब यहाँ पे समझना है which is completely in terms of input and output. ठीक है, तो इंटरनल कोई भी स्ट्रक्चर या कोड एनालिसिस हम नहीं कर सकते. सो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में क्या होता है कि द इनपुट इज डिवाइडेड इनटू हायर एंड लोअर एंड वैल्यूज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि बाउंड्री सेट करना होगा. इट इज बेस्ड ऑन the fact that input value near the boundary have higher chances of error. ठीक है, तो आपको बाउंड्री के अकॉर्डिंग वैल्यूज चेक करना है और वैल्यू क्या होगा, इधर हायर होगा और लोअर एंड वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे, और वैल्यू जस्ट अबव द बाउंड्री और वैल्यू जस्ट बिलो द बाउंड्री हमें चेक करना है. इधर लोअर साइड एंड अपर साइड दोनों ही चेक करना है. सो बाउंड्री वैल्यू gives the input is divided into higher and lower end values. If these values pass the test, it is assumed that all values in between may pass too. ठीक है, तो आप बाउंड्री का चेक कर लो तो पता चल जाएगा कि जो इनपुट वैल्यूज है वो क्या है, आइदर नियर द बाउंड्री और मतलब आइदर लोअर बाउंड्री और हायर बाउंड्री, और जस्ट बिलो द अपर बाउंड्री और जस्ट अबव द लोअर बाउंड्री. तो बाउंड्री वैल्यूज को आपको चेक करना है. तो सिंपली जैसे न्यूमेरिकल हम देखते हैं यहाँ पे कि देखो कि व्हाट डू यू मीन बाय बाउंड्री वैल्यू. तो बाउंड्री वैल्यू is what, boundary value lying on the boundary, value just above the boundary, and value just below the boundary. Okay, so above boundary क्या होगा, मतलब लोअर साइड से. ठीक है, और मतलब लोअर जो लोएस्ट जो वैल्यू है उससे थोड़ा ऊपर का वैल्यू चाहिए हमें, और अपर साइड का जो एकदम हाईएस्ट वैल्यू है उससे थोड़ा नीचे का वैल्यू हमें चाहिए. तो सपोज यहाँ पे एग्जांपल है, देखो x एंड y, जहाँ पे क्या है कि x जो है a एंड b के बीच लाई करता है, जहाँ पे और y का वैल्यू है c एंड d के बीच. तो x के लिए लोअर बाउंड्री क्या सेट हो रहा है, x एंड y दोनों के लिए ही लोअर बाउंड्री क्या है, a और c है, और अपर बाउंड्री क्या है, b एंड d है. ठीक है, तो मान लो कि ये x जो है 1 से 100 तक के बीच का वैल्यू के अंदर है, मतलब x इज इन बिटवीन 1 to 100. ठीक है, तो इन दैट केस 1 इज द लोअर बाउंड्री एंड 100 इज द अपर बाउंड्री. ठीक है, और 1 से ज्यादा थोड़ा मतलब वैल्यू जस्ट अबव द लोअर बाउंड्री मीन्स 1 से ज्यादा क्या होगा, 2.
ठीक है। इन दैट केस लोअर साइड वैल्यू हो जाएगा 2 और वैल्यू जस्ट बिलो द अपर साइड, तो 100 से थोड़ा कम क्या हो जाएगा 99। तो वही वैल्यूज को लेके हमें कैलकुलेट करना है। तो एक तो होगा वैल्यू लाइंग ऑन द बाउंड्री एंड अदर वैल्यू जस्ट अबव द लोअर बाउंड्री और वैल्यू जस्ट बिलो द अपर बाउंड्री। ओके, तो यहाँ पे देखो कि जैसे मैंने ABCD यहाँ पे लिया है ना, तो देखो देखो यहाँ पे बाउंड्री मैंने सेट किया है कि सपोज ये है ए अगर ए होता है और ए अगर बी होता है और जो वर्टिकली है वो ये अगर सी होता है और ये डी होता है, तो ए के लिए सपोज जो बाउंड्री वैल्यू है वो ये होगा जो डार्क डॉट किया गया है, ठीक है ना। तो ए के लिए बाउंड्री वैल्यू ये हो जाएगा। सिमिलरली बी के लिए बाउंड्री वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और वैल्यू वैल्यू जस्ट अबव द लोअर बाउंड्री, मतलब इससे थोड़ा आगे का वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे जो डॉट लिया है वो हो जाएगा। और बी का थोड़ा मतलब वैल्यू जस्ट बिलो द अपर बाउंड्री, तो ये हो जाएगा। और इन बिटवीन एक वैल्यू हम लेंगे जो कि क्या होगा कि मिडिल वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। तो हमें इसी के ऊपर डिपेंड करते हुए बाउंड्री वैल्यू सेट करना है। सिमिलरली सी के केस में क्या हो जाएगा, बाउंड्री वैल्यू ये है, ठीक है। डी के केस में क्या हो जाएगा, बाउंड्री वैल्यू ये है, यहाँ पे ये जो सर्कल है ये है। तो सी के लिए जो वैल्यू जस्ट अबव द बाउंड्री क्या होगा, ये डॉट रिप्रेजेंट करेगा। और डी के लिए वैल्यू जस्ट बिलो द अपर बाउंड्री ये रिप्रेजेंट करेगा। और मिडिल कोई भी वैल्यू होगा जो दोनों को कैलकुलेट करने में मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिंगल फॉल्ट एजम्पशन टेक्निक यूज होता है। सिंगल फॉल्ट एजम्पशन मीन्स it holds the values of all but one variable at their nominal value, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू मीन्स क्या होगा, एक मिडिल वैल्यू वहां पे होना चाहिए एंड लेटिंग दैट द वेरिएबल एज्यूम एक्सट्रीम वैल्यू। तो वहां पे एक वेरिएबल तो एज इट इज सेम रहेगा, ठीक है। और आप नॉमिनल वहां पे सेट करोगे। तो सिंगल फॉल्ट एजम्पशन के केस में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल x एंड y, तो x सपोज 1 to 5 है, तो इस केस में बाउंड्री वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। और y के केस में 6 to 10 है, तो अपर बाउंड्री इस केस में क्या 10 हो जाएगा, ठीक है। तो मिडिल का वैल्यू मतलब यहाँ पे मैंने लिया है 10, 10 जो है उससे पहले का कुछ वैल्यू आएगा और 1 के बाद कुछ वैल्यू जो है वो लोअर बाउंड्री के हिसाब से सेट होगा। सिंपल एग्जांपल यहाँ पे देखो कि 100 से 100 एक्स एंड वाई का वैल्यूज है 100 से 100, तो अपर वैल्यूज एंड लोअर वैल्यूज क्या है, यहाँ पे अपर वैल्यूज 300 है और लोअर वैल्यूज 100 है, ठीक है। तो एक नॉमिनल वैल्यू आपको ऑलवेज कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैंने 200 जो है वो नॉमिनल वैल्यू लिया है, जो क्या करता है कि एक तो 100 के साथ मर्ज होगा, फिर 100 से ऊपर क्या हो जाएगा 101, जो क्या होगा कि वैल्यू अबव द लोअर बाउंड्री। और 300 के साइड से अगर देखो कि 299 अगर लिए, तो वो वैल्यू हो जाएगा वैल्यू सॉरी हाँ वैल्यू जस्ट बिलो द अपर बाउंड्री, अपर साइड 300 से कम, ये वैल्यू भी हम ले सकते हैं और 300, ठीक है। तो ऐसे बाउंड्री सेट किया जाता है। सिमिलरली इधर भी मैंने क्या किया है कि 100 को बाउंड्री वैल्यू लिया है, 101 वैल्यू below the upper below the sorry value just above the lower boundary, and this one is value just below the upper boundary, okay, and this is the upper boundary. So variables अगर n number of variables है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट केस हम कैसे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस से पता लगाएंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट केस विल बी 4n+1, ठीक है। तो यहाँ पे
हमें बाउंड्री वैल्यू टेस्ट केस डिजाइन करना है, ठीक है। तो वो मेरा रूल्स क्या है, (4n+1) फॉर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, द टेस्ट केस इज 4n+1 टेस्ट केस। ओके, तो यूजिंग बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हमें ये कैलकुलेट करना है और देखना है कितने टेस्ट केस जनरेट हो रहा है, क्या वो उस बाउंड्री वैल्यू के लॉजिक से सेम मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस केस में देखो जो न्यूमेरिकल्स है कि कंसीडर ए प्रॉब्लम फॉर डिटरमाइनिंग द प्रीवियस डेटा इनपुट, वहाँ पे है डे मंथ ईयर विथ वैलिड रेंजेस ऑफ, जहाँ पे दिया है क्या, वन मंथ जो है 1 to 12, मतलब उसके बीच रहेगा। अच्छा, डे जो है 1 से 31 और ईयर जो है 1900 से 2000, ठीक है। तो पॉसिबल आउटपुट क्या होना है, आपको फाइंड आउट करना है कि प्रीवियस डेटा और इनवैलिड डेटा, ठीक है। तो प्रीवियस डेटा और इनवैलिड डेटा। अच्छा, डिजाइन बाउंड्री वैल्यू टेस्ट केस, एक तो आपको प्रीवियस डेटा निकालना है, ठीक है। तो इस केस में मैंने क्या कहा कि सिंगल फॉल्ट एजम्पशन टेक्निक हमको यूज करना है। सिंगल फॉल्ट एजम्पशन में क्या होगा कि देयर शुड बी वन वेरिएबल व्हिच विल बी ए नॉमिनल वैल्यू। तो मींस यहाँ पे अगर हम हर एक के केस में यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, डे मंथ एंड ईयर, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स मींस इन इस केस में 3 है, ठीक ना। तो नंबर ऑफ टेस्ट केस आपको जनरेट करना है, हमें तो वही चेक करना है ना कि बाउंड्री वैल्यू टेस्ट केस कितना है। तो नंबर ऑफ टेस्ट केस मैंने यहाँ पे लिखा है, इनपुट के हिसाब से मैंने क्या किया है कि मंथ डे एंड ईयर लिया है, और आउटपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट शुड बी अ प्रीवियस डेट, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कि मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने डे को जो है वो उसको नॉमिनल रखा, सॉरी ईयर को मैंने नॉमिनल रखा, ठीक है। और इस केस में देखो कि मंथ मंथ और डे जो है, यहाँ पे देखो इस ये बीच का वैल्यू ले लिए हम। तो फर्स्ट केस में ईयर को नॉमिनल रखा, जहाँ पे बाउंड्री क्या सेट कर रहा है यहाँ पे कि 1900 जो लोअर बाउंड्री है और 2000 अपर बाउंड्री है, तो दोनों को मैंने लिखा है, ठीक है। अच्छा, 1900 से अबव, मतलब लोअर वैल्यू से थोड़ा ज्यादा क्या हो जाएगा 1901, और 2000 से थोड़ा कम क्या हो जाएगा, मतलब बाउंड्री वैल्यू अबव बिलो द अपर बाउंड्री 1999, ओके। और इन दोनों ईयर के बीच का वैल्यू सपोज 1960, ये नॉमिनल वैल्यू हो गया, ठीक है। अच्छा, बाकी डे एंड मंथ में हमने क्या किया, इसमें सिर्फ जो मतलब मिडिल वैल्यू है उसी को ही मैंने लिया है कि 12 महीने में क्या होता है, 6 इज द मिडिल वैल्यू, और 1 to 31 में 15 इज द मिडिल वैल्यू, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट टेस्ट केस में क्या हो रहा है, मंथ इज 6, डे 15, ओके, और ईयर है 1900। अच्छा, आउटपुट क्या डिटरमाइन करना है कि पॉसिबल आउटपुट विल बी प्रीवियस डेट, ये डेट होगा प्रीवियस डेट और इनवैलिड डेट, या फिर प्रीवियस डेटा और इनवैलिड डेटा। तो 6 के महीने का 15 डेज मतलब 15 जून 1900, उसके प्रीवियस डेट कौन सा होगा, 14 जून 1900, ठीक है। तो ऐसे करके आपको वैल्यू को सेट करना होगा। नेक्स्ट देखो कि 15 जून 1991, उससे पहले वाला डेट क्या होगा, 14 जून 1901। सिमिलरली आप इसमें भी देखोगे 15 जून 1960, तो उसके पहले वाला डेट क्या होगा, 14 जून 1960, ठीक है। 15 जून 1999, तो 14 जून 1999, ओके। तो ऐसे करके हमने प्रीवियस डेट को सेट किया है। नेक्स्ट देखो, अब तो यहाँ पे 5 टेस्ट केस जनरेट हो गया, क्योंकि 5 ही पॉसिबिलिटीज है, इस केस में तो और ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो
यहाँ तक ये क्लियर है। नेक्स्ट देखो 6 टेस्ट केस में क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या किया कि डे जो था उसको मैंने नॉमिनल पकड़ा और बाकी को मिडिल वैल्यू चेक किया है, मतलब जैसे मंथ में मिडिल था 6 वैसे ही लिखा है, और ईयर में यहाँ पे देखो जो इन दोनों के मिडिल वैल्यू है 1960 उसको लिखा है। अब सिर्फ डे को मैंने नॉमिनल लिया है क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंगल फॉल्ट एजम्पशन का केस में कि द वैल्यू that will be there will be one variable that declare the nominal value। तो यहाँ पे देखो डे तो फर्स्ट जो है 1 जो है लोअर बाउंड्री, 31 है अपर बाउंड्री, बिलो 1 क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी हाँ मतलब ए से लोअर बाउंड्री से ज्यादा और अपर बाउंड्री से कम। लोअर बाउंड्री से ज्यादा एक क्या होगा वैल्यू 2 और अपर बाउंड्री से कम क्या होगा 30, और बीच का एक वैल्यू होना चाहिए ना 15। तो 15 मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एज इट इज यहाँ पे देखो थर्ड नंबर टेस्ट केस में ऑलरेडी वो चेक कर चुके हैं हम लोग कि अगर यहाँ पे 15 होता, मंथ 6 होता, और उस केस में तो ये ईयर भी सेम रहता ना क्योंकि ये तो बीच का ही वैल्यू है। तो ये 3 नंबर टेस्ट केस ऑलरेडी चेक हो चुका है तो उसको हमें नहीं चाहिए, उसका जरूरत नहीं है। ओके तो यहाँ पे देखो कि अब हम सिर्फ ये 4 टेस्ट केस चेक करेंगे और देखेंगे कि डे 1 मतलब 1 जून 1960, तो उसके पहले वाला डेट क्या हो जाएगा 31 मई 1960। नेक्स्ट देखो 2 जून 1960, उसके पहले वाला डेट क्या होगा 1 जून 1960, 30 जून 1960, तो 29 जून 1960। अब देखो 31 जून 1960, 31 जून क्या होता है 30 लास्ट डेट होता है ना, तो 31 जून तो नहीं हो सकता, तो इस केस में ये इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, इस केस में इनवैलिड हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे 4 टेस्ट केस जनरेट हुआ, 4 टेस्ट केस जनरेट हुआ। अच्छा, तो नेक्स्ट रह गया अब हम मंथ का नॉमिनल वैल्यू निकालेंगे। मंथ के नॉमिनल वैल्यू में क्या आएगा, एक 1 आएगा लोअर बाउंड्री, अपर बाउंड्री 12, above लोअर बाउंड्री 2, बिलो अपर बाउंड्री कितना होगा 11, और मिडिल वैल्यू 6। तो 1 2 11 12 और मिडिल वैल्यू 6 हमें नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी थर्ड नंबर टेस्ट केस उसी के लिए ही डिनोट करता है। ठीक ना, यहाँ इधर अगर 6 होता तो 6 15 1960 जो कि ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 टेस्ट केस होगा। तो फर्स्ट टेस्ट केस के लिए क्या हो रहा है कि 15 इन जनवरी 1960, तो उसके पहले वाला डेट 14 जनवरी 1960। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आउटपुट का पॉसिबिलिटीज यही दिया है गया है कि आपको ये निकालना है प्रीवियस डेटा और द इनवैलिड डेटा। ठीक है, तो हम हमको देखना है कि प्रीवियस डेटा आ रहा है किस किस केस में, अगर नहीं आ रहा है तो उस केस में वो इनवैलिड जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि क्या होगा 14 जनवरी 1960, नेक्स्ट केस में क्या होगा 14 फरवरी 1960, नेक्स्ट 14 नवंबर 1960, 14 दिसंबर 1960। तो यहाँ पे देखो कितना टेस्ट केस टोटल जनरेट हुआ है 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 13 टेस्ट केस जनरेट हुआ। तो ये आप देख के पता लगा रहे हो, लेकिन सिंगल फॉल्ट एजम्पशन के केस में क्या था कि नंबर ऑफ फॉर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स मैक्सिमम टेस्ट केस विल बी 4n+1। ठीक है, तो वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कि यूजिंग बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स विल बी मैक्सिमम ऑफ 4n+1 टेस्ट केस। ठीक है, तो हियर द वेरिएबल कितना है, यहाँ पे वेरिएबल है डे मंथ ईयर, 3 वेरिएबल है, तो टेस्ट केस भी वही होगा 4 into 3 मीन्स 12 और +1 13। सो
we have 13 test case for this problem. Okay, so using boundary value analysis हमने टेस्ट केस जनरेट कर पाया, और यहाँ पे कितना टेस्ट केस चाहिए वो हमने चेक किया कि यहाँ पे 13 टेस्ट केस चाहिए. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. तो सिंगल फॉल्ट एजम्पशन का जो मेथोडोलॉजी है वो आपको याद रखना है फॉर कैलकुलेटिंग द बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. अच्छा, तो उस केस में क्या होता है कि आपको देखना है कि एक जो वेरिएबल होगा वो नॉमिनल वैल्यू सेट करेगा, और वेरिएबल अगर जितने वेरिएबल्स होता है उस केस में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल, अगर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तो मैक्सिमम टेस्ट केस विल बी 4n+1. ठीक है, तो और एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं आज हम लोग. तो देखो यहाँ पे है कि कंसीडर ए प्रोग्राम टू क्लासिफाई ए ट्राइंगल इनपुट. यहाँ पे है ट्रिपल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स x y z and the values range between 0 and 100. that is 0, यहाँ पे ऐसे लिखा है कि फर्स्ट ब्रैकेट उसके बाद 0,100 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया गया है. तो ये क्या डिनोट करता है पता है? ये क्या बोल सकते, मतलब इसके थ्रू हम लोग ये बोल सकता है कि 100 जो है वो हम अचीव करेंगे, लेकिन 0 नॉट अलाउ. ठीक है, मतलब आपका जो फर्स्ट वैल्यू होगा ना वो 1 होना चाहिए, वो 0 नहीं होगा, लेकिन 100 विल बी अचीवेबल. ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू 0 नहीं होगा, लेकिन 100 आपका 100 अचीव करना है. तो फर्स्ट वैल्यू 0 नहीं होगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट वैल्यू 1 होगा. ओके, सो ये यहाँ पे रेंज दिया गया है वैल्यूज का कि दैट विल बी बिटवीन 0 and 100, जहाँ पे 0 तो नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, और 100 विल बी अचीवेबल. ओके, and output is equilateral or isosceles or scalars or not a triangle. ठीक है, तो नॉट ए ट्राइंगल कब हो सकता है? नॉट ए ट्राइंगल मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा है, देखो. नॉट ए ट्राइंगल कब हो सकता है? ट्राइंगल कब होता है कि अगर दो साइड उसके सम अगर ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड से. ठीक है, दोनों साइड को अगर उसके सम निकालेंगे तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम द थर्ड साइड. ठीक है, तो अगर ये वायलेट हो जाता है ये कंडीशन, तो हम उसको नॉट ए ट्राइंगल बोलेंगे, क्योंकि ये कंडीशन ट्राइंगल के लिए होता है. ठीक है ना, ट्राइंगल के लिए कंडीशन होता है. ट्राइंगल के लिए आपको ये कंडीशन होगा ना कि दो साइड का समेशन थर्ड साइड से ज्यादा होगा. तो आपको चेक करना है कि आउटपुट आइदर इक्विलेटरल होगा, आइसोसेलस होगा, सेलस होगा, और आपका नॉट ए ट्राइंगल होगा. सो वी हैव टू डिजाइन अ बाउंड्री केस, टेस्ट केस. अच्छा, तो फर्स्ट के लिए टेस्ट केस क्या होगा? वेरिएबल्स यहाँ पे कितने हैं? एक्स वाई जेड. ठीक है, तो 3 वेरिएबल्स है और आउटपुट आपको जनरेट करना है. अच्छा, तो फर्स्ट देखो मैंने जेड को नॉमिनल रखा और बाकी सारे वैल्यूज को मैंने क्या किया, एक्स एंड वाई को 0 and 100 के बीच में रखा. ठीक है ना, जैसे मिडिल वैल्यू चेक कर रहे थे. ओके, तो एक्स के लिए मिडिल वैल्यू क्या होगा? 50. वाई के लिए भी मिडिल वैल्यू 50 होगा, और जेड को मैंने नॉमिनल रखा. अच्छा, इस केस में बाउंड्री क्या था? 0 to 100, और 0 will be not allow. ओके, फर्स्ट वैल्यू विल बी ऑलवेज 1, तो यहाँ पे 1 है लोअर बाउंड्री. ठीक है, 1 से थोड़ा ज्यादा क्या होगा कि वैल्यू अबव द लोअर बाउंड्री इज 2. ठीक है, अच्छा, 1 and 100 के बीच मिडिल का वैल्यू क्या होगा? 50. नेक्स्ट लेंगे कितना? 99, मतलब वैल्यू बिलो द अपर बाउंड्री, दैट विल बी 99, एंड नेक्स्ट द अपर बाउंड्री which is 100. ओके,
यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पे देखो कि आप x जो है 50, तो ये क्या है, ये साइड्स है ना, एक्स वाई जेड मीन्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि x y, x इज 50, y इज 50, z इज इक्वल्स टू 1। तो ये आइसोसेलस, आउटपुट इसका आइसोसेलस होगा, क्योंकि दोनों जगह हम देख रहे हैं क्या कि दो जो x एंड y इज इक्वल, ठीक है, x एंड y इज इक्वल, तो ये आइसोसेलस आउटपुट रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी देखो x एंड y का वैल्यू इक्वल है, तो ये भी आइसोसेलस होगा। अच्छा, तीनों वैल्यूज इक्वल है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। यहाँ पे भी दो वैल्यू इक्वल है तो ये आइसोसेलस होगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर टेस्ट केस में देखो कि यहाँ पे 50 और 50, 50 और 50 जो 100 हो रहा है, ठीक है, तो 100 इक्वल टू 100, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि सम ऑफ टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। तो ट्रायंगल का दो साइड का एडिशन थर्ड साइड से ज्यादा तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वायलेट हो रहा है रूल, तो ये नॉट ए ट्रायंगल, इस केस में ये नॉट ए ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इतने सारे आउटपुट्स हमें मिला है कि कौन कौन सा आइसोसेलस होगा, स्केलस होगा और नॉट ए ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब हम नॉमिनल वैल्यू सेट करेंगे y के लिए, y के लिए भी सिमिलर वही होगा, y के लिए भी सिमिलर वही होगा। x एंड z के केस में अब वैल्यू इक्वल रहेगा, मतलब बीच का वैल्यू, जो मिडिल वैल्यू होगा 0 एंड 100 के बीच का वैल्यू, तो यहाँ पे 50 रहेगा, यहाँ पे भी 50 रहेगा। y में अब चेंज होगा क्या, लोअर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री क्या था यहाँ पे 1 एंड अपर बाउंड्री विल बी 100, ठीक ना, क्योंकि हमें ये बोला गया है, ये ऐसे मुझे रेंज दिया गया है जहाँ पे 100 हमको चाहिए, 100 तो होगा लेकिन यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, क्योंकि ये ब्रैकेट वही डिफाइन करता है कि ये 0 विल बी नॉट अलाउ, द फर्स्ट वैल्यू विल बी ऑलवेज 1, ओके। तो 1 तो ठीक है, और 100 लिए है हम लोग लोअर बाउंड्री, अपर बाउंड्री, तो लोअर बाउंड्री से ज्यादा हो जाएगा 2 और अपर बाउंड्री से कम हो जाएगा 99, और बीच का वैल्यू तो 50, और 50 50 50 ऑलरेडी हमने चेक कर लिया है थर्ड नंबर टेस्ट केस के लिए, तो ये हमको और नहीं चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टेस्ट केस जनरेट होगा, और आपको अब देखना है कि यहाँ पे देखो 50 एंड 50 दोनों इक्वल वैल्यू आ रहा है, तो ये आइसोसेलस ट्रायंगल, ये भी आइसोसेलस हो जाएगा, यहाँ पे भी इक्वल हो रहा है तो ये भी आइसोसेलस हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कि 50 प्लस 50 100 करे तो इक्वल हो रहा है, तो इस केस में भी नॉट ए ट्राइंगल, मीन्स यहाँ पे दो साइड्स का एडिशन थर्ड साइड से ज्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये भी नॉट ए ट्राइंगल रिप्रेजेंट करेगा, ओके। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, अब जेड हो गया, वाई हो गया, एक्स के लिए सिमिलर वैसे ही करना है, और मिडिल वाला वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी थर्ड नंबर टेस्ट केस में उसका जनरेट हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो यहाँ पे भी आइसोसेलस रिप्रेजेंट होगा, आइसोसेलस, ये भी आइसोसेलस होगा, और लास्ट केस में भी ये क्या होगा, नॉट ए ट्रायंगल, ओके। सो आप देखो यहाँ पे कितने टेस्ट केस जनरेट हो रहा है, और यूजिंग बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, तो यहाँ पे 13 टेस्ट केस जनरेट हो रहा है, ठीक है। और आप जो आपको जो पता है कि फॉर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट केस विल बी 4n+1, ओके। तो उससे भी हम अगर देखें तो हाँ, यहाँ पे तो 3 वेरिएबल्स था XYZ, ठीक है, 4 × 3 + 1, सो 13 टेस्ट केस विल बी जनरेटेड। तो ऐसे प्रॉब्लम्स या फिर मतलब ऐसे न्यूमेरिकल्स वगैरह एग्जाम में अगर आए तो आप लोग यूजिंग बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कर सकते हो। तो बाउंड्री मतलब क्या है कि यू हैव टू चेक फॉर ईच वेरिएबल व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू, मतलब
ये जो मेथोडोलॉजी है ना, ये आपको याद रखना है कि मिनिमम वैल्यू जस्ट अबव द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और बीच का वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू चाहिए, एंड जस्ट बिलो द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू अगर क्या है कि मैक्सिमम बाउंड्री वैल्यू जो है उससे बिलो वैल्यू चाहिए, एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो 5 टेस्ट मतलब 5 कंडीशन आपको चेक करना है, ठीक है। तो जहाँ पे भी जैसे यहाँ पे 1 to 100 है ना एक्स का, तो एक्स के लिए 1 हो जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू, ठीक है, जस्ट अबव मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा 50, ठीक है, और जस्ट बिलो द मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 99, एंड द मैक्सिमम वैल्यू दैट विल बी 100, ठीक है। तो ये 5 टेस्ट केस आपको चेक करना है हर एक के केस में। So this is the concept of boundary value analysis, okay। अच्छा, तो इसके न्यूमेरिकल्स भी हमने करवा दिए, और एक और चीज रह गया यहाँ पे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का, और एक होता है डिसीजन टेबल, तो उसका भी कुछ न्यूमेरिकल्स है वो भी करवा देंगे। अच्छा, सेम के लिए सिलेबस मैं बोल देती हूँ, जो ऑलरेडी क्लासेस हो गया है, तो वो आप लोग थोड़ा बहुत देखना। एक तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, ठीक है, वो वहाँ से क्वेश्चन आएगा, और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक, जैसे कॉस्ट एस्टिमेशन, साइज एस्टिमेशन, उसमें लाइंस ऑफ कोड, फंक्शन पॉइंट, ये सब हम लोग पढ़े हैं, वो भी देख लेना। और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या था कि वो जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, ठीक ना, जहाँ पे क्रिटिकल पार्ट मेथड था, और पार्ट चार्ट, गैंट चार्ट, ठीक है, और जैसे कोकोमो मॉडल, इम्पोर्टेंट चीज है कोकोमो मॉडल, रिस्क एनालिसिस, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये वाला चैप्टर देख लेना, और डिजाइनिंग छोड़ दो। तो 3 चीज है, एक है SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और एक देख लेना आप लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर करोगे तो उसमें से ही मिड सेम में मिल जाएगा क्वेश्चंस। और बाकी असाइनमेंट हम देंगे शायद इस वीक या फिर आने वाले वीक में, तो उसमें से भी क्वेश्चन कर पाओगे तो मतलब उस वो क्वेश्चन करोगे तो मिड सेम के लिए आसानी होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह रहेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक। तो आज के क्लास में यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बोल सकते हो कि जो आज हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ गए सब? ओके, चलो ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, ओके, चलो।